नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। कौन कितने पानी में है सियासी मैदान में, ये तय होता है वोटों की बरसात के बाद। बिहार में वोट की बाढ़ में जो बह जाए वो तर जाएगा, सीधे बहते हुए सत्ता से चिपक जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है वोट की बाढ़ में सेंध न लगे, तटबंध न टूटे और मतदाता की धार न बटे, मतदाताओं की घेराबंदी मजबूत हो। इसके लिए नीतीश कुमार ने इस बार अपनी इंजीनियरिंग का पूरा तजुर्बा लगाते हुए मानसून सत्र के बाद सौगातों की बौछार शुरू की। और फिर तो ऐसा लगा कि ये बौछार नहीं है, मानो बादल फटा हो और सौगातों की बाढ़ आ गई। अब ऐसे में चुनाव से ठीक पहले आई सौगातों की ये बाढ़ में क्या डूबेगी विपक्ष की नाव? सवाल तो पूछेंगे, सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ है जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजेश तिवारी जी हैं, एलजेपीआर की ओर से डॉक्टर शशि भूषण जी हैं और आरजेडी की ओर से हमारे साथ अरुण यादव जी जुड़ेंगे और फिर उनकी भी राय हम जानेंगे। पहले तो एक एक करके सत्ता पक्ष से ही पूछ लेते हैं। चुनाव नज़दीक आने के साथ साथ क्या इतना डर बन गया जो विपक्ष का आरोप है कि सौगातों की बाढ़ सी ला दी है आपने जनता को लुभाने के लिए? राजेश जी, देखिए दीपक जी, ये सौगात जो है ये नया नहीं है। ये आप 2005 से जिस तरह से बिहार को सौगातों से भरा है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, आज वही उसी के बदौलत है कि आज 20 वर्षों से जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं। ये जिस तरह से विपक्ष एक प्रोपगंडा फैला रहा है, इस प्रोपगंडा को बिहार की जनता समझ रही है कि काम करने का अगर मतलब कि क्या होता है नीतीश कुमार, नौकरी मतलब क्या होता है नीतीश कुमार, सुशासन मतलब क्या होता है नीतीश कुमार, विकास मतलब क्या होता है नीतीश कुमार। अब विपक्ष के पास इसको तरह तरह रेवड़ी बोल रहा है, एजेंडा बोल रहा है। ये एजेंडा क्या होता है आप बताइए ना। रसोईया हुआ या कोई भी ममता बहन हुआ, आशा दीदी हुई या पत्रकार बंधु हुए या कोई भी काम कौन किया है? आज कोई भी अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का आज पूरे भारत में अगर 20 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया जितना सम्मान, और आप चाहे कितना उनका क्रिटिसाइज कर लीजिए, कोई भी वो काम पर बदौलत करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि किसी को तौहीन करने जाते हैं या किसी का नुकसान करने जाते हैं। वो जनता का भलाई के हित में और जनता का भलाई का हित में ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का उद्देश्य रहता है। अब इसको आप जो कहिए, सौगात कहिए, अगर सौगात से उनका भला होता है, हमारे जितने जो लोअर सेक्शन है उनका भला होता है, रसोईया जो सबसे कितना है सबसे लोअर सेक्शन में, और उसको अगर भला हो रहा है तो इससे कौन अछूता है? उनको कौन बनाए? ये पद कौन क्रिएट किया? ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। ये तो चरवाहा विद्यालय वाले खोलने वाले हैं, पत्रकारों को जो है दोहन करने वाले, उनके ऑफिस में जाकर दम्बगई दिखाने वाला या किसी भी वर्ग का हो, वो उसको किस तरह से वो प्रताड़ित करने का काम किया है। तो ये विपक्ष देख रहा है। अब इसलिए विपक्ष का इस तरह से भी रास्ता कठिन था। अब तो निश्चित ही हो गया है कि अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हम लोग का 225 का जो रिकॉर्ड है, जो 225 हम लोग लक्ष्य रखे हैं, हम लोग उससे भी ज्यादा पार करने का ये इस तरह का स्थिति है। अब विपक्ष अपना क्या स्थिति हो 2010 का से भी बुरा स्थिति होगा, इतना श्योर है। चलिए अरुण जी भी हमारे साथ है, जुड़े हुए हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। अरुण जी, चुनावी बैतरणी पार करने की भरसक कोशिश हो रही थी, लेकिन सौगातों की ऐसी बाढ़ आई सत्ता पक्ष से कि आपकी नाव डूबनी तय है, किनारे नहीं लगने वाली है इस बार। क्या कहेंगे? हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। हम्म 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और 20 साल में इनको कुछ याद नहीं आया। इसी से आप समझ सकते हैं हम्म नीतीश सरकार पूरी तरह विजन लेस सरकार है। नीतीश सरकार के पास, नीतीश कुमार जी के पास कोई विजन नहीं, हम्म कोई योजना नहीं, कोई रोड मैप नहीं। तभी तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के विजन को, रोड मैप को, योजना को, सोच को कॉपी कर रहे हैं, हम्म नकल कर रहे हैं। और उन्होंने जो लगातार अपने वादों में, संकल्पों में बिहार की जनता से प्रोमिस किया, आज उस प्रोमिस को नीतीश कुमार जी भी स्वीकार रहे। मतलब उनके पास तो अपना कुछ है नहीं। अब उल्टी गिनती शुरू है, जब ये पूरी तरह एनडीए के लोग जान चुके हैं
कि एनडीए की सरकार बिहार से जाने वाली है और महागठबंधन की सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में आने वाली है। तो अब पेंशन बढ़ा रहे हैं, बिजली 125 यूनिट फ्री देने की बात कर रहे हैं। लेकिन अरुण उससे जी, क्या होगा? बिजली फ्री इधर दे रहे हैं, झटका आपको लग रहा है, पेंशन इधर बढ़ा रहे हैं, नहीं, टेंशन नहीं। आपकी बढ़ रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं दीपक भाई, हमें तो खुशी है कि देर से ही सही, जाते जाते ही सही, यह बात पब्लिक डोमेन में नीतीश सरकार ने दे दिया कि देखो भाई, मेरा कोई विजन नहीं, मेरे पास किसी प्रकार का रोड मैप नहीं था, कोई योजना नहीं था, कोई कंसेप्ट नहीं था, और तेजस्वी जी ने जो रोड मैप दिखाया, जो विजन लेके आया, जो उनका योजना था, जो उन्होंने प्रोमिस किया था, जो सोच था, उनके सोच के अनुरूप हमने जनता के लिए किया। और किया तो भाई, जो सोच था वो तो जमीन पे उतार देते। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सबसे पहली बार हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने घोषणा की कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो वृद्धजनों को, विधवाओं को, विकलांगों को हम 1500 रुपया देने का काम करेंगे। अरे भैया, आप कॉपी भी किए तो दे देते ना 1500, 1100 क्यों? हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा हम 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे, तो 200 यूनिट दे देते ना, 125 यूनिट क्यों? चलिए, ये क्यों का जवाब हम ले लेते हैं। आपने कई क्यों खड़े कर दिए हैं, राजेश जी से जवाब ले लेते हैं। राजेश जी, एक तो कर दिए, चुनावी समय पर किए गए इन सौगातों की बौछार पर सवाल खड़ा हो रहा है, और दूसरा, कई क्यों अरुण जी ने खड़े किए हैं कि विजन आपके पास नहीं था, हमारे विजन को कॉपी किया लेकिन आधे अधूरे तौर पर, ताकि वो चुराया हुआ विजन ना लगे, अपना लगे। दीपक जी, सबसे बड़ा ताजुब है कि जो मुद्दा विहीन विपक्ष है वो किसको लगा रहा है नकल करने का आरोप, और उसको लगा रहा है जो बिहार को बीमारू राज्य से आज कहाँ विकसित के श्रेणी में ला चुके हैं। किसकी नकल कर रहे हैं? अरे बिजली नहीं रहता तो आप कहाँ से देते फ्री जो 200 यूनिट कर रहे हैं? आपके तो समय में ऐसा था कि मवेशी जो है पोल से बांधे जाते, बिजली के खंभों से मवेशी बांधे जाते थे, कपड़ा जो सुखाया जाता है तारों से। आज तो ये हुआ था है कि सटल तो गई, ये स्थिति है। और ये नकल की बात करें, अरे तेजस्वी को कोई तो ऐसे है कि कोई अगर नकल करेगा ना तो नकल करेगा क्या, जो नौकरी के बदले जमीन लिखाने का नकल करता। अगर नौकरी करता, अगर नकल करता तो क्या, पटना में सबसे बड़ा मॉल बनाने का कोशिश करता। अगर नौकरी करता है तो क्या, कि उस तरह से पूरे परिवार को और पार्टी को हड़पने का कोशिश करता। नकल करता है तो क्या, चार्टर्ड प्लेन में जन्मदिन मनाता। नकल करता तो क्या, तो दिल्ली फ्लैट्स कॉलोनी में अपार्टमेंट खरीदता। ये किस तरह का नकल का बात है? जिस मिशन के विकास पुरुष जिसको कहा जाता है उस पर आप नकल कर। आपके पास तो ये स्थिति है कि आप मुद्दा विहीन है। आपके पास ये स्थिति है कि जो क्रेडिट चोर पूरे बिहार में कहा जा रहा है कि अगर तो कोई विपक्ष का नेता है पूरे देश में जो क्रेडिट चोरी का करने का करता है, काम कोई और करे और उसका फायदा लेने गिनाने के लिए अपना करता है, तो वो है मात्र प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव। चलिए, आप उन्हें कह रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं, बड़ी दिलचस्प स्थिति है। लेकिन इन दोनों परिप्रेक्ष्य में हम डॉक्टर शशि भूषण जी को इसलिए आमंत्रित करके बुला रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं क्योंकि इनकी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, यानी कहीं बिहार को नज़रअंदाज किया गया है, बिहारी को नज़रअंदाज किया गया है, और इसलिए चाहत है कि बिहार फर्स्ट हो, बिहारी फर्स्ट हो, जो अब तक 15 साल लालू राबड़ी के शासनकाल में नहीं हुआ और इधर 2 दशक तक नीतीश कुमार के शासनकाल में नहीं हुआ। क्या ऐसा लग रहा है डॉक्टर शशि भूषण जी? नहीं, मैं स्पष्ट आपको बता दूं कि 2005 से लेके अभी तक डबल इंजन की जो सरकार है इसमें खुली आंखों से दिख रही है कि बिहार का विकास हुआ है और सर्वांगीण विकास हुआ है, हर क्षेत्र में हुआ है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। आप रोड का जो विकास देख रहे हैं, गली गली में जिस तरीके से रोडों की पुरानी हालत, हमारे अरुण भाई जो बोल रहे थे, हमें ये समझ में नहीं आ रही है कि आज बिजली फ्री देने की बात हो रही है। उनके ज़माने में पहले याद तो करें कि बिजली आ जाती थी तो हम लोग को चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी, बिजली चली गई तो फिर कब आएगी उसका कोई पता नहीं होता था। तो जिस तरह से उजड़ी पुजड़ी बिहार थी
और ऐसी उजड़ी पुजड़ी अव्यवस्थित बिहार को जो 20 सालों में सुधार हुई है, डबल इंजन के एक एक सदस्यों ने मिलकर जितने जुझारू तरीके से काम किया है, निश्चित तौर पे ये सराहनीय बात है। और जहां तक सवाल आप कह रहे हैं कि आगे भी इन लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है कि हम लोगों की जनाधार बहुत तेजी से खिसक चुकी है, ये असहज हो चुके हैं, इसलिए जो भी इनके मुंह में आ रहा है अनाप शनाप बातें बोले जा रहे हैं। जहां तक कॉपी पेस्ट करने की बात है, तो भाई 90 के दशक से इनकी 15 साल की सरकार रही, तो इन्होंने इस तरह की स्कीम क्यों नहीं लागू किया? इन्होंने आखिर बिहार को और पीछे ढकेल देने का काम क्यों किया? अगर कोई इंडस्ट्री फल फूल रही थी तो ये जग व्यापी है कि या तो वो किडनैपिंग स्टेप थी, अपराध बढ़ी हुई थी, रोजगार नहीं थे, कोई बही खाता नहीं थे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद जी जो बोल देते थे, मुखई आदेश था, मुख से ही बही चलता था, मुखी डाटा था। तो आज जो स्थितियां सुधरी है, डबल इंजन में जिस तरह से सुशासन की सरकार चली और चलती जा रही है, इसमें किसी भी प्रकार की विपक्ष जो भी बोल ले, लेकिन यह निश्चित है कि जनता सब देख रही है, और आने वाली चुनाव में विपक्ष को मुंह के बल गिरना होगा और एनडीए भारी मतों से जीतने जा रही है। अरुण जी, सुना आपने, बताइए। देखिए, अभी हमारे साथी डबल इंजन की बात कर रहे थे, डबल इंजन वाली सरकार है, डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, तरह तरह की बात की। हाँ, सही में डबल इंजन वाली सरकार है बिहार में, लेकिन एक इंजन भ्रष्टाचार वाली, एक इंजन अपराध वाली। अपराध तो जग जाहिर है, पूरे बिहार में आप देख रहे हैं अपराधी तांडव मचा रखा है, लोग घर में भी सुरक्षित नहीं है। राजधानी में पिछले दिनों आपने देखा, दो भाई बहन को फूंक दिया गया जिंदा, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ। ऐसा एक भी दिन नहीं है जिस दिन आपराधिक घटनाएं बिहार में नहीं घटती है। हत्या, लूट, बलात्कार, छीन छोरी से लोग त्राहिमाम है। एनसीआरबी का भी आंकड़ा है, 2 दशक में बिहार में 20 वर्षों में नीतीश जी के शासन काल में 65,000 से अधिक हत्याएं हो चुकी, 35,000 से अधिक बलात्कार की घटना, 1 लाख से अधिक अपहरण की घटना, 3 लाख से अधिक चोरी की घटना, अन्य वारदात छोड़ दीजिए। फिलहाल अरुण जी, इसमें एक चीज मैं चाहूंगा आप और जोड़ें। नहीं, इसमें चाहूंगा आप एक चीज और जोड़ें। अरुण जी, आपने ये तो बता दिया कि कितने आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन ये छुपा जाते हैं कि कितने आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है, जो नीतीश सरकार अपनी विशेष रूप से उपलब्धि बताती है। नहीं तो उपलब्धि कैसे, मतलब खाकी का खौफ अपराधियों के मन से समाप्त हो गया, नीतीश सरकार का इकबाल समाप्त हो गया, तभी तो यहाँ राक्षसी राज कायम है। दिन दहाड़े बेखौफ होकर अपराधी घटना को अंजाम देता है, कोई सुरक्षित है? अब भ्रष्टाचार पर चले आइए ना। अब कैग के रिपोर्ट में उजागर हुआ 80 करोड़ से अधिक, 80,000 करोड़ जी का घोटाला, कोई हिसाब किताब बिहार सरकार देने को तैयार नहीं है। मतलब गड़बड़ झाला कर लिया। सृजन घोटाला से भी बड़ा घोटाला हो गया। पुल पुलिया ताश के पत्ते की तरह बह रहे हैं, ढह रहे हैं। 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने 33 घोटाले का आरोप लगाया था, और इधर आप देखिए ना कितने घोटाले हो गए, पेपर लीक घोटाला से लेकर बांध घोटाला से लेकर जलनल घोटाला से लेकर। चलिए हम जवाब ले लेते हैं, राजेश जी से तो जवाब ले लेते हैं। सरकार का मॉडल है और ये लोग कहते नहीं थकते हैं। अब हमको तो हंसी आ रहा था, कल तक चिराग जी भ्रष्टाचार के आरोप में नीतीश जी को जेल भेज रहे थे, फर्स्ट बिहार फर्स्ट बिहारी की बात कर रहे थे। आज सत्ता प्रेम में वो कहाँ खोए हुए हैं और समझ में नहीं आता है नीतीश जी की क्या हालात है। किसी से छिपा हुआ नहीं, वो अचेत अवस्था में है। बिहार की जनता ने भी 2020 में ही उन्हें नकार दिया है, 3 नंबर की पार्टी है। तो इसलिए बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार वोट की चोट से ये जो
20 वर्षों से चली आ रही है खटहरी सरकार, इसे हटाना है और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में ठीक है। महागठबंधन आपने जनता की का मन सरकार टटोला बनाना। तो ये पाया, और सत्ता पक्ष की ओर से इन्होंने भी जनता का मन जरूर टटोला होगा, इनका भी जवाब जान लेते हैं। राजेश जी, सबसे बड़ी बात अरुण जी ये कह रहे हैं कि जिस भरोसे के पिलर पर एनडीए की डबल इंजन वाली सरकार खड़ी थी, वो भरोसा इस चुनाव से पहले मॉनसून की बाढ़ में बह गया, जिसमें कई पुल पुलिये ध्वस्त हो गए। जो एनडीए का यूएसपी था कि भ्रष्टाचार का कोई मामला किसी भी राज्य के शासन व्यवस्था में या केंद्र में अब तक नहीं आया, वो बिहार में देखने को मिल रहा है। तो कैसे भरोसा करे इस बार जनता? देखिए, सबसे बड़ी बात है दीपक जी की एक बेशर्मी के हद होता है। कहता है लोग कि खटारा सरकार, अरे ये खटारा सरकार नहीं है, दौड़ने वाली सरकार है। लेकिन अगर आप कुछ देर के लिए मान लीजिए खटारा होता है तो कम से कम धीरे ही धीरे वो गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर जो नाकारा हो वो तो शुरुआती नहीं करेगा। जिसका सिर्फ पहचान ही पिता हो उसको क्या कहिएगा। अब यह बात कर रहे हैं कि चिराग पासवान जी पर बात कर रहे हैं। अरे चिराग पासवान जी तो हमारे साथ हैं, विकास के साथ है। चिराग पासवान जी क्या कहते थे छोड़ दीजिए, पहले यही बताइए कि जब आप 17 महीना थे हमारे साथ तो तेजस्वी यादव जी क्या कहते थे चाचा जी के बारे में, ये तो भी पहले बता दीजिए। और आज क्या बोल रहे हैं ये देख लीजिए। तो ये आपके कथनी और कथनी में ये आपका अंतर है। और दूसरा आप कैग के जो रिपोर्ट बोल रहे हैं, जिस समय आपका सरकार 17 महीना सरकार ने उसमें 17 कितना साल रहा में नहीं और किया। वो जो पर्ची ये नहीं तो गया बच्चा जान रहा है। ये कारण है, छिपा हुआ यही नहीं कारण है है कि देखिए इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। आज विकास की ये बात कर रहे हैं और विकास का मतलब क्या होता है कि आप बड़ा बड़ा मॉल बनवाइए। नहीं, 80,000 करोड़ का घोटाला कर लीजिए जिसका कोई हिसाब किताब नहीं हो, उसका जवाब दीजिए ना। कोई घोटाला हो रहा हो, बिल्कुल। अगर कोई घोटाला हो तो जाए नहीं न्यायालय में, इन न्यायालय में पता चल जाएगा। क्योंकि इनके समय 17 महीना में जो पर्ची नहीं जमा हुआ है, कैग जो रिपोर्ट दिया हुआ है वो आज इन लोगों का कैग बहुत अच्छा लगता अच्छा, है। मतलब ये इन्हीं के समय की बात है, हिसाब किताब बही खाता गड़बड़ जो आपके मत्थे मड़ रहे हैं। नहीं, जो हिसाब किताब इनके समय, तो ये खुद अपने उस समय सरकार में थे तो क्यों नहीं बोल रहे थे। और कौन, एक बात बताइए कि कौन ऐसा, आप कहते हैं तेजस्वी सरकार। देखिए, अरुण जी आपको निराशा नहीं होगी, मैं मौजूद हूँ। हाँ राजेश जी, एक चीज और बता दीजिए ना, 2 डिप्टी सीएम हैं, फाइलें खुला करती थी शपथ ग्रहण के बाद से, आज तक खुल ही रही है, और ऊपर से आप बही खाते में गड़बड़ी का आरोप भी विपक्ष पर ही मढ़ रहे हैं। फाइल खुली नहीं रही है, आप आरोप बस लगा रहे हैं। अरे फाइल, वही तो बात, जो डेट वाइज जो अनुसार से कैग जो रिपोर्ट दिया है वो समय जो है जो 9 अगस्त 2022 से और इनका 17 महीना का सरकार है, उसमें ये क्या कर रहे थे। सिर्फ क्रेडिट लीजिएगा कि हम नौकरी दे दिए, बिना काम के भी आप क्रेडिट लेना शुरू कर दीजिएगा। और जब ये बात आएगा तो कहिएगा ना 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 हम सरकार में नहीं थे। काम तो क्रेडिट पर ही होता है ना, फिर बही खाता मिलान किया जाता है और बकाया राशि का भुगतान किया जाता है, वो भुगतान कहाँ गया? अरे दीपक जी, इनका तो बही खाता ये स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर सीबीआई, ईडी सब मिलान कर रहा है। और सब में जो मिलान कर रहा है उसमें तेजस्वी यादव का क्या स्थिति है ये किसी से, ये जेल में डाल दीजिए ना राजेश जी, जब सब जगह यही है तो जेल में डाल दीजिए। अरे भैया यही बतिया तो कहते थे आपका जो अरविंद केजरीवाल भी कि हमको जेल में डालना दीजिए, खुद जेल के हवा खा रहे हैं वो। अरे तो ये बेल पर है, ये बेल पर है, पूरा परिवार बेल पर है। चलिए ठीक है, हम शशि भूषण जी से भी अरुण जी के सवाल का जवाब देने का मौका देते हैं। शशि भूषण जी, देखिए मैं लालच में क्या से क्या हो गया, चिराग कुछ कहा करते थे अब गुणगान कर रहे हैं, नहीं देखिए, आकर चिपक गए मध्य में। श्री चिराग पासवान जी जब समय आता है तो गुणगान भी करते हैं, और जहां उनको दिखता है कि सत्ता अब आ रही है तब कैसे गुणगान छोड़ेंगे। जहां वो दिखता है कि सरकार में अगर कहीं कोई भूल चूक हो रही है, कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो वो भी जिगरा के साथ स्पष्ट रूप से उसमें वो बोलते हैं, पत्रों के माध्यम से भी, और ऐसे भी आपको पत्रकारों के बीच बोलने में उनको कभी कोई हिचक नहीं होती है। और इस बात से भी उन्होंने कई बार अपनी स्पष्टता रखी है कि हम सरकार में हैं, एनडीए के साथ हैं, हम लोग नीतीश जी के सानिध्य में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, भावी मुख्यमंत्री वही होंगे। लेकिन अगर हम जनता के प्रत्याशी है, जनता के प्रतिनिधि, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, अगर किसी भी प्रकार से सरकार से भी कोई भूल चूक होती है तो हम उस पर आवाज उठाएंगे। मतलब गुड़ भी खाएंगे, गुलगुले से भी परहेज हमारा करेंगे। कहना है कि परिवार में रह के अगर परिवार के मुखिया का ध्यान हमें आकृष्ट करना है जनता के हित में, तो इसमें हर्ज क्या है।
चलिए हमको तो देखते करना ही हैं चाहिए। जनता कितना हर्ज या कितना नफा नुकसान देखती है और किसके रवैये के साथ कितना तालमेल बिठा पाती है, और सौगातों के इस बाढ़ में किसकी नैया पार लगेगी, किसकी डूब जाएगी, ये तब पता चलेगा जब मॉनसून खत्म होगा और चुनाव शुरू होगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, राजेश जी और डॉक्टर शशि भूषण जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।